सदन में विपक्ष के कमांडर राजेंद्र राठौड़। साख को मिली शाबाशी या सियासी गुणाजोड़? चुनावी हो चयन या समीकरण कुछ और? सरकार का जो चेहरा कुरूप चेहरा है, भ्रष्टाचारी चेहरा है, सांप्रदायिकता युक्त चेहरा है और जिस प्रकार का अंतर्द्वंद के कांड से विकास के विरोध का चेहरा है, इस चेहरे को जनता के सामने उजागर करेंगे। शेखावाटी का नेता अब विपक्ष का सिरमौर। देखिए 5:56 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सियासी गलियारों में नेता प्रतिपक्ष को लेकर हो रही चर्चाओं पर आज विराम लग गया। तमाम कयासों के बीच राजेंद्र राठौड़ को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और नए जोश और नए उत्साह के साथ तेज के रण में कूदने की तैयारी कर रही है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ को मिली जिम्मेवारी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या जातीय समीकरण साधने की कवायद में राठौड़ को यह पद मिला है? क्या पुरानी साख नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में यह काम आई है? क्या इसी कदम से कुछ अंदरूनी समीकरण भी साधे जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज बड़ी चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं मुकेश पारिक बीजेपी की ओर से, आरसी चौधरी कांग्रेस नेता हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे, महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत मुकेश पारिक जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि चुनावी साल में बड़े बदलाव बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। क्या रणनीति इसके पीछे और क्या लग रहा है, कांग्रेस को पटखनी दे पाएंगे इन फैसलों से? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से ये बदलाव है। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो उनकी जगह सीपी जोशी जी नए अध्यक्ष के रूप में उनकी मनोनीत हुए। और अभी साथ ही में हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया थे वो अभी माननीय राज्यपाल बन गए हैं। तो ये हमारा जो नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, उनके स्थान पर एक अनुभवी और एक विधानसभा में जिनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, ऐसे हमारे वरिष्ठ विधायक और वरिष्ठ नेता राजेंद्र जी राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। लेकिन ठीक है, बदलाव तो किए ही गए हैं, लेकिन क्या लग रहा है बदलाव से पार्टी पर कैसा असर होगा? और क्योंकि ये चुनावी साल है, ऐसे में एक भी फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या लग रहा है ये बड़ी चुनौती दे पाएगी? जो फैसले हैं वो चुनौती दे पाएंगे कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस का जो ये शासन रहा है और जो 4.25 साल में जिस प्रकार का कांग्रेस ने प्रदेश में जनता आज इस सरकार से त्रस्त है, जब से ये सरकार बनी इसकी जो नींव है वही इसकी जो बुनियाद उस अंतरकलह पर रखी गई। 2 पावर सेंटर बने और पूरे कार्यकाल के दौरान इनमें खींचतान चलती रही। अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष करते रहे और सचिन पायलट कुर्सी हथियाने के लिए संघर्ष करते रहे और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता, जो आपके सामने है। आज प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हमारे सामने है। और अभी हाल ही की 2 दिन पूर्व की एक इतनी शर्मनाक और लज्जाजनक घटना अभी प्रदेश में हुई, जिसमें एक हाईकोर्ट का फैसला आया और जयपुर में जो जिन आतंकियों ने सिलसिलेवार बम विस्फोट किया और जिन्होंने जिम्मेवारी भी ली, हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा, AAG के द्वारा अच्छे से पैरवी नहीं होने के कारण वह केस उसमें बरी हो गए। और जो जिन लोगों के घाव थे उस बम ब्लास्ट के जिसने जयपुर को दहला दिया था, कई मासूमों की जान जिसने छीन ली थी, कई लोग आज भी उसका दंश झेल रहे हैं, उसमें बरी हुई। तो इसको जिस प्रकार का इन्होंने सरकार चलाई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज ये प्रश्न खड़ा होता है, जा रही है ना, आज ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों सरकार ने ऐसी लचर पैरवी की जिसके कारण इतने दुर्दांत जो हत्यारे थे जिन्होंने इस प्रकार की एक घटना को अंजाम दिया था वो क्यों बरी हो गए। ये आज पूरा जयपुर इस चीज को देख रहा है। अभी हमने उसका कल धरना भी किया, उसका विरोध भी किया। मैंने एक घटना का जिक्र किया है, ऐसी बहुत सारी इस प्रदेश में रहे हैं। चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं जनता आपसे त्रस्त हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से नाकाम है
और हाईकोर्ट की ओर से जो फैसले आए हैं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपका जवाब। प्रियंका, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद में अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई और शुभकामना। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान की जनता ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का दायित्व दिया था कि वो सरकार के सामने राजस्थान की जनता की मांगों को मुखर करे, जनता की आवाज को आंदोलन करे और उनके सुख दुख में शागिर्द बने। चाहे कोरोना का दौर हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं पे देख नहीं पाए। जब 3 काले कानून राजस्थान की ही नहीं देश के किसानों पे लादे गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नादार थे, ना संसद में बोल पा रहे थे और ना ही राज्य में बोल पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग खेमों के अंदर एक संघर्ष इस नाम को लेकर चला रहा कि काश मैं किसी की काट करूं या किसी को मैं इस पोस्टर से हटाऊं या इस पोस्टर में किसी का ज्यादा महिमा मंडन करूं तो मेरा नैया पार हो सकती है और मैं राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। ठीक है, बेहतर होता राजेंद्र जी राठौड़ साहब अगर प्रधानमंत्री जी को वर्मा, विष्णु और महेश बता देते तो सीपी जोशी जी की जगह वो शायद प्रदेश अध्यक्ष होते, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संज्ञा देश के प्रधानमंत्री को दी। इसलिए इन्होंने जो जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दी उसका निर्वहन करने में असफल रहे और देश की संसद में 25 सांसद राजस्थान के 8 करोड़ जनता के हक की बात और देश के प्रधानमंत्री के ईआरसीपी के वादे को याद दिलाने पे जो चुप्पी है वो राजस्थान की जनता अपने वोट के माध्यम से चोट करके और राजस्थान की जनता इनको बताएगी। लेकिन चौधरी साहब, चुनावी साल में तो बीजेपी खूब एक्टिव नजर आ रही है, कई बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या तैयारी कांग्रेस की ओर से, कैसे पटखनी देंगे बीजेपी को? एक तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने। प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि अगर इन्हें बदलाव के माध्यम से जिन राजेंद्र राठौड़ जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उन्हीं के गृह जिले के अंदर 2 उपचुनाव हुए थे और दोनों उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी मिली और पराजय मिली। और इससे पहले भी जो नेता प्रतिपक्ष थे उनके संभाग के अंदर चाहे दरियावाद हो चाहे वल्लभगढ़ हो उपचुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 पे पहुंच गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इन्हीं के इशारे से, चेहरे बदलने से अगर सफलता मिलती है तो नहीं मिलने वाली। राजस्थान की जनता ने जो उन्हें दायित्व दिया था उसका निर्वहन करने में ये असफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। इसलिए राजस्थान की जनता इस मुद्दे को देख रही है कि नेता क्या अपना पद पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या राजस्थान की जनता की आवाज को मुखर करने के लिए देख रहे हैं। राजस्थान की जनता यह भी देख रही है कि जो कांग्रेस की सरकार ने आरटीएस दिया, जिसके अंदर सदन के अंदर राठौड़ साहब बोल रहे थे, आज वो खुले पटल पे आके उस जनता की आवाज मुखर क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र करती है, कभी डॉक्टरों की बात करती है, कभी जनता की बात कर रही है। ये अपने कंफ्यूजन में उलझे हुए। और ये सही कहा पारिक साहब जिस प्रकार से बोल रहे थे, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जातिगत किस प्रकार से समायोजन हो या जातिगत आधार पे ये अपनी नैया पार करना चाहते हैं, ये राजस्थान नहीं होने देगा। मुकेश पारिक जी, जनता देश में नजीर पेश करने जा रही है, मुद्दों पे और काम पे वोट देने जा रही है। और मुकेश पारिक जी, चौधरी साहब कह रहे हैं कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होंगे, आपकी हार तय है। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए ठीक तरीके से। इस पर आपका जवाब जल्दी से। पहले तो मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि चेहरे परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। इनको जानकारी है भी, शायद ये भूल गए कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है वो राज्यपाल बन गए हैं। तो निश्चित रूप से जब राज्यपाल बन गए तो नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था और उसमें हमने जो एक वरिष्ठ विधायक को, जो विधानसभा में हमेशा मुखर रहते हैं और जिस प्रकार से विधानसभा में सरकार को घुटनों के बल लाते हैं, ऐसे हमने नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो ये करेक्ट कर लें कि हमने कोई चेहरा नहीं बदला, एक स्वाभाविक रूप से एक नई नियुक्ति होनी थी। दूसरी बात इन्होंने कही, बदला उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। 3.5 साल बिल्कुल आपके प्रभारी अरुण जी ने कहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, वो सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में होंगे। बिल्कुल, आप सुनिए बेटा कैसे हादसे पे धकेल दिया और भारतीय जनता पार्टी का चित्र क्या है राजस्थान की जनता देख रही है। वहाँ पे गरीब ओबीसी आरक्षित वर्ग की कोई नुमाइंदगी नहीं है। वहाँ पे वो सिर्फ काम करने के लिए और उनके आदेश की सिर्फ हाँ भरने के लिए है। आपने क्यों बदला? आपके प्रभारी महोदय ने कहा था। ठीक है, जवाब ले लीजिए चौधरी साहब, जवाब ले लीजिए। मेरा जवाब, आपने प्रश्न पूछा, जवाब भी सुन लीजिए। चेहरा बदल रहे हैं आप। और अगर अरे मेरे प्रश्न का मोदी जी तो राजेंद्र राठौड़ जी हो सकता प्रदेश का अध्यक्ष होते। आपके प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। आपने कहा सीपी जोशी जी को अध्यक्ष, हमारे सतीश पूनिया जी का 3 वर्ष का हमारा कार्यकाल होता है माननीय,
और हमारे अध्यक्ष जी का कार्यकाल पूरा हो गया था और उनके स्थान पर नया अध्यक्ष बनना था, इसलिए सीपी जोशी जी अध्यक्ष बने। ये आपकी जानकारी। और हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है, कोई परिवार से अध्यक्ष नहीं बनता है, ना कोई जाति देख के बनता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है। सुनिए और सुनिए, आपकी और बात का जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर चुनाव है वो सतीश पूनिया के नेतृत्व में होंगे, इसलिए आप ये भूल जाइए और ये कहना बंद कीजिए कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होते हैं। बिल्कुल, 100% लोकतांत्रिक पार्टी है और वो दो परिवार की पार्टी नहीं है, एक परिवार पे डिपेंडेंट नहीं है, एक परिवार की चापलूसी नहीं करती है। हमारी पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है। जो महिमा मंडन करेगा वो पार्टी में पढ़ पाएगा और वही सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान रही है राहुल गांधी अपने आप को ज्यादा घमंड है कि सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर मान रहे हो आप लोग। अगर जब कांग्रेस अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मानने लग जाए तो आपका भगवान ही मालिक है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी, एक बड़ा बदलाव बीजेपी में किया गया है, क्या समीकरण देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, एक तो ये सबसे बड़ा जो चयन हुआ है वो इस साल जो प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी किया गया है। हाँ। और जहां तक सवाल है भाजपा की जो रणनीति का है, तो ये स्पष्ट कर दें कि इस समय की पुराने चेहरों के स्थान पर नए चेहरों को लाया गया। तो ये भी एक युवा टीम तैयार की जा रही, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे वो उपनेता हों या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हों। दूसरा, इसमें जाति को साधने का भी, उनके समीकरण को संतुलित करने का भी प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा सतीश पूनिया जी की जगह सीपी जोशी जी को लाया गया तो तुरंत बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर कुछ प्रदर्शन वगैरह भी हुए थे, एक जाति विशेष की जो हैं कार्यकर्ता उनका। तो इस चीज को भी ध्यान रख करके इन्होंने इस चीज उप नेता का पद देके इसको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। अब चूंकि विपक्ष के नेता पूर्व जो थे गुलाब चंद कटारिया, उन्हें उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया, तो एक जिम्मेदारी ये भी थी कि उनका कहाँ उपयोग किया जाए। तो ये जो है पुराने जो चीजें आ रही हैं उनको पुराने चेहरे के बजाय नए चेहरे लाने की, और साथ साथ ही आने वाले चुनाव में जातीय समीकरणों को साधने का ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे यानी कि पार्टी अब युवाओं पर फोकस्ड है और नए चेहरे लाने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही साथ हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं महेश जी, इस वक्त जो बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के एक मंच पर एक साथ मौजूद आए, तो क्या एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि हम साथ साथ हैं, कोई गुटबाजी नहीं हमारे बीच? हाँ, एक लंबे अरसे से बड़ी पार्टी के भीतर ये कयास लगाए जा रहे थे या कभी कभी अभिव्यक्त भी हो जाते थे कि पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, सीएम पद के कई दावेदार हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के बड़े जो चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, उनको सबको एक मंच पे लाने का मकसद भी है कि आम जनता को ये एहसास करवाया जाए, कार्यकर्ताओं को भी गुटबंदी में इधर उधर खेमों में बटे हुए ये ध्यान रखें कि सबको अब मिलकर के एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ना है और सत्ता पे वापस से अपना कब्जा बचाना है, पहले उस पे फोकस होना है। बिल्कुल। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की ओर से ये बयान आ रहे हैं कि मोहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी तो सही है ना कि लगातार बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है, युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के समीकरण अपनाए जा रहे हैं। क्या तैयारी है कांग्रेस की ओर से? क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो अभी तक कोई तैयारी नहीं देखने को मिल रही है। प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि महेश शर्मा जी ने जिस प्रकार से जिक्र किया कि एक जाति विशेष के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, वो जाति विशेष के हो सकते हैं, वर्ग विशेष के हो सकते हैं, और शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले में एक बहुत अपनी नजर हो सकती है, लेकिन ये कह रहे हैं जातिगत साध रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है जिन मुद्दों के आधार पर राजस्थान की जनता के सामने जाएगी, और जातियों का समीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण राजस्थान की जनता नकार के देश के अंदर नजीर पेश करेगी, इतना कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो ना तो किसी
चैनल या किसी डिबेट का हिस्सा हो रहा है, ना ही कोई दूसरे बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 12 लोग मुख्यमंत्री का दिव्य स्वप्न देख रहे थे, जहां पे नारे, पोस्टर और फोटो का संघर्ष था, आज भारतीय जनता पार्टी उससे जूझ रही है और ऐसे लोगों को सामने लाना चाह रही है जिससे इस पे विराम लग सके। आज आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता उपस्थित रहे और जो अरुण सिंह जी हैं, उन्हीं अरुण सिंह जी ने कहा था कि हमारा पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसने निर्णय लिया और सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी नहीं रही, दो तानाशाहों की पार्टी है, दो अहंकारी लोगों की पार्टी है और उनका महिमा मंडन करने वाला कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पद को पा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का विचार खत्म हो गया, क्योंकि जो आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी केडर और अनुशासनिक संगठनों के व्यक्ति नहीं रहे और ना ही इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहे। वो भी एक अनिश्चय की उपाध्यक्ष के तौर पे, छात्र नेता के तौर पे उभर के आए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई को, खंड खंड में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई को पाटने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब तो खंड में बटी हुई भी पार्टी नजर नहीं आ रही है। चौधरी साहब, आज तो एक मंच पे नजर आए और जिस तरीके से युवाओं पर खास फोकस किया गया है, क्या एक बड़ी चिंता की बात बन सकती है कांग्रेस के लिए? युवा कौन सा, किन को आप युवा कहना चाहते हैं कि ये युवा हैं? मैं कह रहा हूं सतीश पूनिया और अगर सीपी जोशी के अंदर आप अगर तुलना करें कि उनमें कौन युवा है, अगर आप राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया में अगर तुलना करें कि कौन युवा है, तो ये तो आपको देखना है। अगर युवाओं पे बातें, ब्राह्मण समाज से सबसे युवा है इस वक्त सीपी जोशी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक तरीके से मैसेज तो जा रहा है ना कि बीजेपी अब युवाओं पर फोकस हो रही है। क्या ये बड़ा चैलेंज नहीं बन सकता है कांग्रेस के लिए? चौधरी साहब, मैं कह रहा हूं कि प्रियंका, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विभाजन की राजनीति उसकी सोच रही है, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के समय में भी इसी जो अंग्रेजों की फूट डालो राजद्रोह की नीति को लेकर आए उसी को अपनाना चाहते हैं। मुकेश पारिक साहब, आरोप लग रहे हैं फूट डालो राजद्रोह की नीति पर चलते हैं आप लोग और कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसीलिए ये फेरबदल चल रही है पार्टी में। नीति भारतीय जनता पार्टी खुद के घर में घुस गई है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं। हाँ। कभी सतीश पूनिया जी का आएगा, कभी कभी राठौड़ साहब का आएगा, कभी किसी दूसरे नेता का आएगा। ये जो चर्चाएं चल रही है इनका जवाब दे जा रहा है, लेकिन जनता की आवाज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हक की बात कौन कर रहा है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे संगठन की बात करते हैं। ऐसा संगठन जो 5 साल में अपने ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाया, 5 साल में अपनी कार्यकारिणी नहीं कर पाया, तो वो हमारे से एक मंच पे आने की और नेताओं का एकजुट होने की बात करते हो। आप अपनी कार्यकारिणी अपने संगठन की आज तक नहीं बना पाए माननीय, और आप हमारी संगठन की विवेचना कर रहे हो। देखिए, आप सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। खत्म हो गए हैं, आगे कोई आप पूरी बात सुनिए। नेता प्रतिपक्ष चयन कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, अरे आप पूरी बात सुनिए। लेकिन आप देखिए, अगर इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो डिबेट का महत्व नहीं रहेगा। आप पूरी बात तो सुनिए, फिर जवाब देना। जनता ने दी थी, आपने क्या भूमिका निभाई? आपके पास तथ्य नहीं है, इसलिए आप सुनेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग मंच पे आंदोलन करते हैं, पार्टी एक ही कार्यकारिणी नहीं बना पाई। प्रकाश सिंह जी आज तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए और दूसरे के संगठन की बात करते हैं। आज करके एक सुनिए, बात हो रही है। अब क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आप बोलते रहेंगे। अगर आपके पास जवाब है तो सुनिए। जनता ने आपको जवाब दिया है, जब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपके पास जवाब है तो देने को। आप नंबर 3 पे पहुंचे नहीं पहुंचे, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने कितना बड़ा अपराध किया जयपुर की जनता के साथ, आपके पास इसका जवाब है। उनके साथ आपने अन्याय किया, आपकी क्या मंशा थी जनता जानती है। आपकी किस मंशा से आपका डबल एजी इतने दिन तक नहीं गया पैरवी में, जयपुर की जनता जानना चाहती है। आप कौन सा करते हैं? आप हमसे बात करते हैं तुष्टिकरण करने वाली पार्टी, तो तुष्टिकरण पर आधारित राजनीति करते हो जो पार्टी, जिस पार्टी की नीति तुष्टिकरण के कारण रखी गई हो, जिस पार्टी ने देश का विभाजन तुष्टिकरण के कारण करवाया, वो पार्टी हमको सबक सिखाएगी, वो पार्टी हमको पाठ पढ़ाएगी। देखिए, राजस्थान की जनता राजनीतिक आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से सफाया कर देगी।
ये आपके नेता भी कह रहे हैं। आपका कोई नेता कह रहा है कि इनोवा में बैठने लायक आपके एमएलए जीत के आएंगे। आपका कोई एमएलए कह रहा है कि इनोवा लायक जीत के आएंगे। आपका एमएलए कह रहा है, ये आपके एमएलए कह रहे हैं और जनता भी यही कह रही है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था 180 लाएंगे, क्या किया था? राष्ट्रीय जनता ने 73 दी थी, 163 से आपको 73 पे ला दिया। 73 नहीं दिया, आपके हमारे वोट के प्रतिशत में 1% जनता के लिए। चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान की जनता आपकी पार्टी का सफाया कर देगी, और क्योंकि आप नियुक्तियों को लेकर सवाल कर रहे हैं तो पलटकर सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, क्योंकि नियुक्तियों में तो आपकी ओर से काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब चुनावी साल में नियुक्तियां कर रहे हैं, क्या कोई फायदा होगा इसका पार्टी को? देरी तो हुई है ना आप लोगों की ओर से। प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब 4100 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकली, हिंदुस्तान के लोग, करोड़ों लोग उनसे आके अपनी मन की बात हमने देश की संसद में जब मुखर बनने का प्रयास किया, तब इन्होंने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डिस्क्वालीफाई करने का काम किया। आप जानते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस मुकदमे को लेके गए थे, उसमें हाईकोर्ट से स्टे ले लिया और फिर उनके इशारे पे खुला जाता है और फिर आधी रात को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये तो हिंदुस्तान ने सब जगह देखा है किस प्रकार से बिल्कुल करना चाहिए। आपके नेता ने विदेश में हमारे देश की धरती पर हमारे देश का अपमान किया, तानाशाही को देख रहा है और पूरे देश के अंदर नजीर देगा। और राजस्थान की सरकार के मुद्दों की बात कीजिए, हम एक लंबी श्रृंखला रखेंगे और आपको बताएंगे देश ये भी देख रहा है कि राहुल गांधी ने भारत बीजेपी पार्टी को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आज पूरे देश डिस्क्वालीफाई तो लीगली किया गया था ना राहुल गांधी को। दूसरे देश वो राजस्थान की योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। इसको देश की जनता सहन नहीं करेगी। राहुल गांधी ने जो हमारे देश का अपमान किया है उसको देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी। अरे तुम्हें देश की संसद में बोलने नहीं दे रहे। जिस देश की जनता ने उन्हें उनके देश की संसद में भेजा और देश की संसद में जब उन्होंने पूछा था तो तुम तो इतने डर गए कि देश की जनता के सामने अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या वो पता चल जाएगा। देश की संसद को लूट कर सकते हैं आप, लेकिन देश की सड़कों को नहीं कर सकते। राजस्थान का ही नहीं, पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश के राष्ट्रीय व्यक्ति वो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि किस लिए दो लोगों की सरकार दो लोगों के लिए काम कर रही है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा और ये आपको बताना पड़ेगा कि अडानी से मोदी का रिश्ता क्या है। दूसरे देश की धरती पर जाके देश का अपमान किया। आपसे भी जनता पूछेगी कि कैसे आपने आतंकवादियों को आपकी कमजोर पैरवी के कारण छोड़ दिया। अरे आतंकियों को छोड़ने के लिए कौन गए थे? आतंकियों को छोड़ने के लिए कौन गए थे? मसूद अजहर को लेकर कौन छोड़ दिया? प्रदेश में डॉक्टर का चिकित्सा नहीं मिल रही है। अरे एक एक करके बोलिए ना, जब कुछ समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा ऐसे डिबेट का। ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। महेश शर्मा जी, क्योंकि चुनावी साल में ये बड़ा बदलाव किया गया बीजेपी में, कांग्रेस के सामने पहले से एक बड़ा चैलेंज है एंटी इनकम्बेंसी। ऐसे में इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश और क्या लग रहा है इसका फायदा पहुंचेगा बीजेपी को? देखिए, निश्चित रूप से है कि बीजेपी का जो अब इरादा है वो युवा शक्ति पर केंद्रित है। हाँ। और साथ साथ ही जातीय समीकरण को भी संतुलित करने का भी है। और तीसरी जो है, ये जो मौजूदा जो एक माहौल जो बना है, मुख्य जो बिंदु जो हैं और उन जो संघर्ष के जो आंदोलन छेड़ने वाली जो बातें हैं वो वाले मुद्दों को ये उठाएंगे प्रभावी तरीके से। युवा शक्ति के आने से यही एक फायदा होता है किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा। जब तक युवा लोग या तो सरकार की उपलब्धियां या उनमें कमियां, विपक्ष के रूप में कमियां दिखाना और सरकारी पक्ष की ओर से उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। और साथ साथ ही फिर मौजूदा घटना जितने रणनीतिक टिकटों चेहरों का भी चयन भी होता है एक महत्वपूर्ण। और साथ साथ ही किन क्षेत्र में और जो भी घोषणाएं की गई है उनका सही क्रियान्वयन हो पाया या नहीं, और अगर क्रियान्वयन नहीं हो पाया तो उसमें विपक्षी सदस्यों की पैनी नजर, ये सारी चीजें बाद में तय करती हैं कि चुनावी जो तैयारियां हैं वो किस हद तक होगी और क्या करना चाहिए। और जो यहाँ तो ये है कि माहौल हर बार हर महीने मतलब बदलेगा, क्योंकि इस समय बहुत ही कांग्रेस के सामने उसकी प्रतिष्ठा बरकरार रखने की है, वहीं सत्ता पर वापसी की तैयारी भाजपा करेगी।
बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त हमें फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। मुकेश पारिक जी आपका, आरसी चौधरी और महेश शर्मा इन तमाम चर्चाओं के लिए। तो आज एक बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया है और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बना दिया गया। इन तमाम बड़े फैसलों के बीच अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर आज हमने चर्चा की और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।